हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आपका फर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पीवाईक्यूज देखे थे, वहां पे पेपर में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया है। लैंग्वेज में मत जाइएगा, हिंदी वाले में एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही करने वाली हूँ। The term business organization refers to how a business is structured. It refers to a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it. देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बिजनेस को किस तरीके से बनाना पड़ेगा, कौन मालिक होगा, कौन पैसे इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या क्या चीजें होगी, मिलकर कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको बताता है। सिंपल सा बता दिया, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता। एग्जाम में जो आने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे पहले है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, व्हेन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर इन द कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल, द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। हिंदी वाले ध्यान से सुनिए। जब कोई भी बिजनेस का कंट्रोल, ओनरशिप, उसको व्यवस्थित करने का तरीका, उसको कंट्रोल करने का सिर्फ पावर एक इंसान के हाथ में हो, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला मालिक। सिंपल सा भाषा में बता दिया, अकेला मालिक। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपके आसपास के ग्रोसरी शॉप, किराना स्टोर, जहाँ पे आपने देखा होगा पार्लर, ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही होता है ना, उसी का पार्लर होता है, उसी के पैसे होते हैं, उसी का प्रॉफिट होता है, उसी का लॉस होता है। यानी एक अकेला मालिक सिर्फ वही होता है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है तो आई थिंक हिंदी वालों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेटा, द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल, बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क बिलोंग टू हिम। यानी उस बिजनेस एंटरप्राइजेस का सारा जो भी मालिक है वो एक ही आदमी रहता है। प्रॉफिट आएगा तो वो उसका है, लॉस आएगा तो भी उसका है, यानी सिर्फ सब कुछ उसी का ही है। ओनर इज द मैनेजर, बॉस जो होगा वो मालिक ही होने वाला है, यानी आप खुद मालिक हो, खुद ही बॉस हो, आप किसी का अंडर नहीं हो। ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी जो पैसा लगाओगे ना आप, जैसे अगर मैं पार्लर, अगर अब मैं अपना पार्लर की जो बिजनेस है वो शुरू करूं, तो देखो पैसा तो मुझे ही लगाना है, चाहे मैं भीख मांग के लेकर आऊं, चाहे मैं लोन लेकर आऊं, चाहे मैं कहीं से भी लाऊं, सेविंग से लाऊं, यानी पैसा भी मुझे ही लगाना है, क्योंकि मालिक सिर्फ मैं हूं। द प्रोपाइटर एंड द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ बोलती है कि प्रोपाइटर यानी मैं और मेरा बिजनेस पार्लर का, हम दोनों एक ही है। यानी अगर बिजनेस को लॉस हुआ, मेरा पार्लर ठप हो गया या लॉस में चला गया, तो बेटा उसका सारा कर्जा मुझे अपनी प्रॉपर्टी या मुझे अपना घर का सामान बेच के चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जाता है प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस सेम होते हैं। मैं बच नहीं सकती कि मेरा लॉस थोड़ी ना हुआ है, कंपनी डूबी है, मैं थोड़ी ना डूबी हूँ। कंपनी डूबी है तो मैं क्यों चुकाऊं, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो मैं एक अकेली ओनर मैं ही हूँ उस चीज के। इसी वजह से कानून की नजरों में बिजनेस का लॉस मतलब मेरा लॉस। अगर मैं एडवांटेज की बात करती हूँ तो इजी फॉर्मेशन। देखो बेटा, अपना खुद का पार्लर खड़ा करना, अपनी खुद की ग्रोसरी शॉप करना, इतने पेपर वर्क नहीं होते इसके अंदर, इतना कागजी चीजें नहीं है, इजी से आप कर सकते हो। बेटर कंट्रोल होता है। देखो बेटर कंट्रोल क्यों होता है मैम, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना, मुझे जो डिसीजन लेना है मैं अपने पार्लर के लिए ले लूंगी। मुझे पता है यहाँ पे इतने स्टाफ चाहिए तो मैं उतने रखूंगी, मुझे ये चेंज करना ही करना है, मुझे किसी की इजाजत की या मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती है। सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशन, ज्यादा इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। देखो इसमें क्या होता है, एक फायदा है थोड़ा सा, कि मुझे अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने पार्लर के नाम पे। मुझे जो टैक्स वही देना पड़ेगा, जो भी मेरी इनकम मिलेगी, मुझे पार्लर से जो भी पैसा मिलेगा उस पे जो टैक्स दूंगी उसी पे ही दूंगी, अलग से मुझे बिजनेस का टैक्स नहीं देना है। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट, अरे सिंपल सी बात है, मेरा ही है तो सारा प्रॉफिट मेरा ही होगा, बांटना नहीं है मुझे किसी के साथ। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस डूब जाती है ना, तो मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर, अपने पर्सनल सामान को बेचकर चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, देखो कैपिटल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक अकेले इंसान के लिए। अब मुझे ही पैसा लाना है, मैं कहाँ से लाऊं इतना सारा। बिजनेस हैज लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ क्यों होती है, मैं मर गई, सपोज करिए मैं मर गई या मैं बीमार हो गई, तो उस बिजनेस को कोई आगे नहीं ले जा सकता, वो बंद हो जाएगा वही की वही। इसीलिए इस बिजनेस की लिमिटेड लाइफ होती है, दुकान बंद, शटर बंद। डिफिकल्ट टू डू अ बियॉन्ड बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। इसमें क्या होता है, मैं एक हद से ज्यादा एक छोटा बिजनेस ही कर सकती हूँ, एक उससे लिमिट में मैं जाकर बिजनेस बड़ा नहीं कर सकती अपने, क्योंकि उसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, एक अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता।
नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये आप जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना, चाचा ताऊ दादा 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 के दादा दादा के दादा, वही चीज है ये। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस पर द हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ इंडिया। ये आया था हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनली फाउंड इन इंडिया। तो ये सिर्फ इंडिया में ही मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा ये बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन, देखा नहीं, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अगर आपने कोई मिठाई की शॉप देखी हो, कोई एक कपड़ों के बिजनेस देखा हो, तो आपने देखा होगा कि पहले उनके दादा ने खोला था ये बिजनेस, फिर दादा दादा के, फिर पापा ने खोला, फिर पापा के बेटे ने खोला, बेटे के बेटे ने खोला, यानी वो बिजनेस फैमिली बिजनेस चल रहा आ रहा है। पीढ़ियों दा पीढ़ियों वाला बिजनेस जो होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के, वो खुद के मेंबर्स होते हैं, बाहर का नहीं होता। बस उसमें बस उस घर में पैदा होना जरूरी है, बस खाली। जैसे ही उस घर में आप पैदा हुए, आप ऑटोमेटिकली बिजनेस के पार्टनर हो गए, ठीक है। द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज बाय हेड ऑफ द फैमिली। देखो जिसको बोलते हैं कर्ता, जो सबसे बड़ा होगा ना आपकी फैमिली में, उम्र में जो सबसे बड़ा होगा वही हेड होगा आपके बिजनेस का, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ता ऑफ द फैमिली। और जितने और मेंबर्स होंगे उनको बोलते हैं को पेरेंसर। मतलब या वो हिस्सेदारी में तो पूरे बराबर है, लेकिन सारा डिसीजन लेने का हक किसको होता है बेटा, कर्ता को। जो सबसे बड़े हेड होते हैं, ये अभी भी घरों में होता है। जैसे हमारे दादाजी सबसे बड़े होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से शादियां होती हैं लड़कियों की। वो जो जिसको चूज करेंगे वैसे ही करना पड़ता है। अब तो नहीं होता खैर, पर पहले हुआ करता था। तो वही चीज है, ठीक है। मेंबरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। नो आउटसाइडर कैन बिकम द मेंबर। बाहर का कोई नहीं आ सकता, जरूरी आप उसी घर के मेंबर होना जरूरी है, खून वही होना चाहिए, बस ये समझ लो। कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो यहाँ पर बोला जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं कर्ता, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सपोज करिए अगर बिजनेस में लॉस हो गया ना, तो वो कंगाल हो जाएंगे बेटा कर्ता। लेकिन जो बाकी के मेंबर्स है ना, वो सेफ है इन चीजों में। ये है थोड़ा सा, भाई जो कर्ता होगा हेड ऑफ द फैमिली, उसको अपने पर्सनल ज्वेलरी कुछ है, अपना सामान अपने छुपा रखे होंगे, वो बेच के वो कर्जा चुकाएंगे। लेकिन जो और मेंबर्स होते हैं ना, वो सिर्फ बिजनेस तक की लिमिट होते हैं, पर्सनल चीजें वो नहीं बेच सकते अपनी। शेयर ऑफ ईच मेंबर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। देखो सबका शेयर ना मेंबर्स का बढ़ता घटता रहता है। कैसे मैम, सपोज सर एक नया मेंबर पैदा हो गया उनके घर में, तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन गया। तो अब जब वो बन ही गया है मेंबर, तो जो पुराने मेंबर्स है उनका परसेंटेज कम करना पड़ेगा, या किसी की डेथ हो जाती है, कोई डेथ हो गई तो बढ़ा दिया जाता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसे। बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अपॉन द डेथ ऑफ एनी मेंबर और कर्ता। देखो अगर कर्ता की डेथ होती है, किसी और के मेंबर की डेथ होती है, तो बिजनेस बंद नहीं होता, क्योंकि इसमें इतने सारे मेंबर्स होते हैं, वो चलाएंगे आपके बिजनेस को। ये फायदा है। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे दो और दो से लोग ज्यादा मिलकर बिजनेस करते हैं, उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए, इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिससे दोनों आपस में रिलेशन पता चलता है पार्टनर्स का, और जिसको रिटर्न में लिखा जाए। वैसे तो ओरली भी बना सकते हैं, कानून ने इसको अलाउड कर रखा है, बट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, और रिटर्न ही बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें, प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होता है एज अ रेशियो, जो उन्होंने मेंशन कर रखा है पार्टनरशिप डीड में, उस रेशियो में डिवाइड होगा। अगर नहीं मेंशन कर रखा है पार्टनरशिप डीड में, तो इक्वल होता है, ये तो आपको पता है। एक नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, नो पार्टनर कैन सेल ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। भाई अगर एक पार्टनर के पास जो शेयर है, अगर वो किसी और को बाहर बेचना भी चाहता है, तो वो नहीं बेच सकता जब तक बाकी के मेंबर्स उसको हाँ नहीं बोलते, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी स्केल पे कंपनी, जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन अ बिजनेस। यानी एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीज यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। It comes into formation after all the formalities under the Indian Companies Act 1956 are completed. इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके, सारी फॉर्मेलिटी करके ही आप बना सकते हो। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज कंप्लीट सेपरेट। मैंने अभी आपको बोला सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस अलग है बेटा, कंपनी अलग है और आप अलग हो। कंपनी अपने नाम से कुछ भी कर सकती है, केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, और आप अपने अलग से खरीद सकते हो, ये अलग अलग होते हैं। इससे इसके अंदर बोला है मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग है। ओनरशिप का मतलब बेटा जो पैसे लगाते हैं, शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदते हैं कंपनी में, कैपिटल पैसा लगाते हैं, तो वो सिर्फ ओनरशिप तक भी लिमिट रहते हैं। लेकिन जो मैनेज करता है, जो कंट्रोल करता है, उसके लिए अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो मैनेजमेंट का काम वो करते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग है।
कैपिटल इज रेज थ्रू शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल। देखो इसकी एक अच्छी सी एग्जाम, इसका एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर अगर आप अपने शेयर्स किसी को बेचना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में नहीं बेचा जा सकता विदाउट कंसेंट, कंसेंट लेना पड़ेगा। इसके अंदर दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं बेटा। प्राइवेट कंपनी जिसमें कुछ लोग होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। अब तो 200 हो गया है, याद रख लेना, अब जो है वो 200 है। स्टॉक कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड प्राइवेट इक्विटी कैन नॉट बी रेज। देखो यहाँ पे जो शेयर्स बेचे खरीदे जाते हैं ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं किए जाते, ठीक है, और ना ही पब्लिक के द्वारा यहाँ पे रेज किया जाता है। पब्लिक से लेना देना नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे थोड़े से रूल्स रेगुलेशन कम है, क्योंकि देखो ना, पब्लिक को बेचा ही नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कौन करेगा भाई? पब्लिक को धोखा ना हो, इसी वजह से सेबी वगैरह स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक से हमें लेना ही नहीं है पैसा, हमें अपने शेयर्स एक्सचेंज ही नहीं करने स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमें जरूरत ही नहीं ज्यादा रेगुलेशंस की। वही इसका होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में सारे स्टॉक शेयर जो बेचे जाते हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किए जाते हैं। 7 शेयर होल्डर्स यहाँ पे होने जरूरी है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। इसको आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना पड़ता है, और पब्लिक को बेचना होता है डायरेक्टली। तो पब्लिक को बेचोगे तो बेटा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेबी आपके ऊपर नजर रखेगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी। देखो कॉर्पोरेट सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। दे कम टुगेदर विद एन एम नॉट टू गेट प्रॉफिट बट टू ओवरकम डिसस्टेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वांट ऑफ एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सिंपल सी भाषा में बेटा यहाँ पे ये बोला गया है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे लोग मिलकर, अपनी मर्जी से लोग मिलकर आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। सपोज करिए 20 फार्मर है, किसान है, वो आते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं मर्जी से। बना के फिर वो लोग बीज के बारे में रिसर्च करते हैं कि सस्ता मिल जाए, प्रॉफिट। उनका काम प्रॉफिट नहीं होता है, उनका काम होता है आपस में एक दूसरे की मदद करना, या जो चीज की जरूरत पड़ रही है जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उसको अवेलेबल कराना, ठीक है। ये होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रॉफिट के लिए काम बेटा नहीं करते हैं। चलिए अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, यानी अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे 10 होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है कॉर्पोरेशन कॉपरेटिव सोसाइटी का अंडर कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद इन लोगों को काफी फायदा मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को मिलता है। कैसे मैम? जैसे कि मैंने आपको बोला था सेपरेट लीगल एंटिटी, अब ये कॉपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। अब ये अलग से नहीं, सोसाइटी जो बनाई है इन्होंने, ग्रुप जो बनाया है इन्होंने, इसके नाम से ये लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इसके नाम पे ये लोग लोन ले सकते हैं, किसी पे केस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फायदा यहाँ पर इन लोगों को मिलता है, कंपनी के नाम पर ये लोग ले सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यही था, यही से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको कवर करा दिया है। अगर वाकई आपको जेन्युइनली टॉपिक समझ में आ जाता है तो लाइक जरूर करिएगा, और तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।